क्वेश्चन पर ऑलरेडी मैंने 6 क्वेश्चन करवा दिया था, फिर भी हम रिवीजन करेंगे पर्पज़ से। और आप लोग कनेक्टेड जो भी लोग हैं रिवीजन पर्पज़ से, आप अपने आप की तैयारी की जांच कर सकते हैं कि मेरी और आपकी तैयारी कितनी हो पाई है और कितना नंबर आपका आ पा रहा है। साइंस बैकग्राउंड है तो भी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका SST या फिर कोई और सब्जेक्ट भी है, PRT भी है, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। रीजन वाइज 40 नंबर आपका नंबर उसमें से क्वेश्चन आते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइएगा। कल के डेट में मैंने इसको कंप्लीट करवाया था और इस सारे कंप्लीट आप प्लेलिस्ट इसका बना दिया गया है, उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व नहीं है, जैसे कि धातु हो गया, अधातु हो गया, उपधातु हो गया, गैस है, तो ये गैस एक तत्व नहीं होता है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही आ जाएगा। जैसे आवर्त सारणी में आपने 3 तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, भागों में किया गया। धातु हो गया, नॉन मेटल्स हो गया जिसको अधातु कहते हैं, या उपधातु मेटलॉइड्स में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और सेलेनियम और ब्रोमीन, इनसे आयोडीन और ये सभी अक्रिय गैसों को धातु के श्रेणी में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। और आधुनिक रसायन शास्त्र यानी मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर या फिर सीवी रमन जी को, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये देख सकते हैं 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइएगा इसमें सबसे जो आंसर है आपका सी ऑप्शन सही है। लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक यानी पिता भी कह सकते हैं, कहा जाता है। देख सकते हैं एंटोनियन लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको ऑलरेडी मैंने कल डिस्कस किया था, आप बताइएगा। एक रिवीजन पर्पज से आप लोग का और तैयारी भी जांचा जा सकता है। आप चेक कर सकते हैं आपकी कितनी नॉलेज है आपके पास है, या फिर कितना आप नंबर ला सकते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन 18 है और न्यूट्रॉन की संख्या 20 है। तत्व में द्रव्यमानों की संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर देते हैं तो वही आपका द्रव्यमान संख्या आ जाता है। तो टोटल आ जाएगा 38। 20 और 18 टोटल 38 आ जाएगा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम ही होती है, तो उस परमाणु की द्रव्यमान की संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है, मैंने बताया। जिसके अनुसार परमाणु उदासीन, विद्युत उदासीन होते हैं। प्रश्न अनुसार जो दिया गया है द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कहें या इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों सिमिलरली होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 था और आपका न्यूट्रॉन की संख्या 20 था, दोनों को ऐड कर देंगे 38 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक नाभिक को द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो वही है सेम चीज़ें, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड यानी कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड का जो फॉर्मूला होता है PU आपका यहाँ पर है 94 294। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, वही न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 148। देख सकते हैं ये द्रव्यमान संख्या है आपका 242 और ये आपका है टोटल परमाणुओं की संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे जो आपको मैंने अभी बताया। यहाँ से अगर दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या माइनस प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा क्या होगा? द्रव्यमान संख्या में माइनस कर देंगे प्रोटॉन की संख्या। तो वही किया गया है, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला का यूज किया गया। द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या 242 माइनस 94 करेंगे तो 148 आ जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। जितने भी लोग कनेक्ट हो पाएंगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लाइक करके। और आपको कैसा ये सीरीज लग रहा है, इसको कंटिन्यू किया जाए या नहीं, ज़रूर अपने विचार प्रकट कीजिएगा। और वीडियो को जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम में PDF नोट्स अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। और जिन लोगों को PPSC 3 और 4 या फिर स्टेट या सीटेट के लिए नोट्स या PDF चाहिए, NCERT का हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो क्या होते हैं? तो वो द्रव्यमान संख्या में होते हैं। किसमें होते हैं? द्रव्यमान संख्या में होते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं समान परमाणु संख्या वाले तत्व जो होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। समान यानी सम यानी कि सम मतलब समान, ओके। समस्थानिक, स्थान मतलब होता है संख्या, तो परमाणु संख्या जिसका समान हो उसको समस्थानिक कहते हैं। तौर को समझा रहा हूँ आप लोग को, ताकि आपके सारे ज्ञान हो सके और सब चीज़ें समझ आ सके विस्तृत ढंग से। चलिए नेक्स्ट बताइएगा आप लोग। अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान हो यानी कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भाव अलग अलग होते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक, ठीक है।
वे समस्थानिक कहलाते हैं, अर्थात परमाणु तथा समान परमाणु भार वाले तत्व को समभारी कहलाता है। भ से भार, भो से परमाणु भार, जिसके समान परमाणु भार होंगे तो उसको समान भारी कहेंगे, जिसकी परमाणु संख्या समान होगी उसको कहेंगे समस्थानिक। ठीक है, समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है फैराडे स्थिरांक क्या होता है। स्थिरांक के ऑप्शन है आपके सामने समकक्ष, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ए बी सी डी आपको दिख रहा है, ई ऑप्शन भी है, तो ध्यान से देख करके बताइएगा। फैराडे स्थिरांक क्या होता है। फैराडे कांस्टेंट कर सकते हैं, स्थिरांक कर सकते हैं इसको इंग्लिश में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं ये है आपका इलेक्ट्रॉन की लाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, बिल्कुल ही नहीं। आपका या फिर एक इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, ये भी नहीं है। और विलायक के आयतन पर निर्भर करता है, जिसमें से इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, ऐसा भी नहीं है। ये सार्वभौमिक स्थिरांक है। ठीक है, ये सार्वभौमिक स्थिरांक जिसको कहते हैं फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, जैसे ये 9.4 इसको देखते थे हम लोग, 9.64 या फिर 96,485 जूल पर मोल के बराबर होता है। ठीक है, 94। आई होप कि समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो पीएच मान आप लोग को पता है, जो कि पावर फैक्टर के रूप में जानते हैं हम लोग इसका फुल फॉर्म। और ये पावर फैक्टर क्या होता है, जिसकी वैल्यू 7 होता है, यानी कि जिसकी शुद्ध जल का जो होता है उसका मान जिस उदासीन में रहता है उसको 7 करवाया। इधर का जो वैल्यू रहता है अम्लीय, इधर क्षारीय होता है, इधर एसिड, इधर आपका बेस रहेगा। ठीक है, एसिड और बेस, अम्लीय, इस तरह से जानेंगे। तो ये उदासीन हो गया, उदासीन एक से अधिक। पीएच मान जिसका तो हो, उदासीन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन जल भी कहा जाता है, इसका मान पीएच मान 7 होगा। वर्षा का पानी जल जो होता है, शुद्ध पानी जल जो होता है शुद्ध रूप रहता है। पीएच 7 से अधिक वाले को विलयन यानी क्षारीय कहते हैं, 7 से कम वाले को अम्लीय कहते हैं। ठीक है, इसमें आंसर गलत दिया गया है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किस विलय के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। तभी मैंने बताया इधर से जितने भी है 7 से ऊपर वाले को इधर कहेंगे इसको क्षारीय, 6 से क्षारीय, या फिर बी से बेस याद रखिएगा। आप लोग ए बी सी डी पढ़ते हैं ना, तो पहला ए आता है एसिड, यानी 7 से कम वाले को, यहाँ 7 है, इससे कम वाले को 0 से 7 वाले को क्षारीय कहेंगे, एसिड कहेंगे, और यहाँ से 14 तक को कहेंगे हम बेस कहेंगे। ठीक है, इसको बेस कहेंगे, तो ये इसको क्या कहेंगे, क्षारीय विलयन कहलाते हैं। पीएच मान, पानी का पीएच मान मैंने बताया शुद्ध जल का 7 होता है अभी। नेक्स्ट, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदल रहा है, तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। तो 3 गुना बढ़ जाएगी, या फिर 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। तो देखिए इसका निकालना पड़ेगा वैल्यू। पीएच जो होता है पावर फैक्टर मैंने बताया डिफरेंस होता है हाईएस्ट में लोएस्ट का। तो यहाँ 3 से क्या हो गया, 6 हो गया, तो 6 - 3 करेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। तो H+ आयन की सांद्रता निकालने के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक बटे हाइड्रोजन 1 एटॉमिक्स, इसका वैल्यू होता है 1/1000, यानी 1/1000 यहाँ पर 0.001 बटे करेंगे, यानी 3/1000 हो जाएगा, लगभग 1000 गुना कम हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव में आता है इसलिए 1000 गुना ये कम आ जाएगा। आई होप कि समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या ऐसी होती है, रंगहीन होती है, भूरी ठोस होती है, अत्यंत ज्वलनशील होती है, या लाल द्रव की होती है। तो ब्रोमीन जो आपकी होती है लाल द्रव यानी लाल लिक्विड की तरह होती है, और ये कमरे के टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप लोगों ने कई बार आपने देखा भी होगा एनसीईआरटी पे पढ़ने के दौरान, या फिर आपको जो नोट्स मिला है उसमें भी मैंने मेंशन किया है, उसको भी आप जान सकते हैं। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित होता है, तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव होता है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर है आपका 35, और ये कमरे के तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। मैंने जैसे कि आपको बताया, यह अज्वलनशील एवं जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। ब्रोमीन एक क्या है, लाल द्रव है, और एक रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है। इसकी परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर आपका 35 है, और 17 वर्ग का ये सदस्य है।
नेक्स्ट है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन है या फिर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, या ऐसे ऑक्सीजन और एसिटिलीन है, या उसे हाइड्रोजन और एसिटिलीन है। तो हाइड्रोजन तो यूज नहीं होगा, ऑक्सीजन रहेगा तभी कहीं ना कहीं जलनशीलता या फिर कोई भी पदार्थ जल पाएगा। तो ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके एसिटिलीन की जरूरत पड़ेगी। एसिटिलीन, तो सी ऑप्शन वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो गैसें होती है, तो ऑक्सीजन होती है। बिना अग्निर्वात में कहीं भी कोई भी चीज़ें कोई पदार्थ नहीं जलेगा। तो उसी तरह से देख सकते हैं गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें से एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघला करके जोड़ने तथा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है, सबसे अधिक इसका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। गैल्वनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है, जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की। तो ये जस्ते का होता है क्योंकि ये आसानी से मिलता है और ये सुगमता पूर्वक होता है। देख सकते हैं बीपीएससी के पूर्वावलोकन घटना चक्र से हमको लोग करवा रहे हैं आप लोग को। चलिए कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। जो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने रखने के लिए उस पर जस्ते यानी जिंक की परत, पतली परत चढ़ाने की विधि कोई यसद लेपन यानी गैल्वनाइजेशन कहते हैं। या आपका उत्तर ए आ गया। नेक्स्ट है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, क्या होते हैं उसमें? कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, बिस्मथ होते हैं, सल्फोनेट होते हैं। तो आपका सल्फोनेट होते हैं। डिटर्जेंट आद्रक एवं आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ अल्कनाइजेशन सल्फेट यानी डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होता है। समझ गए होंगे। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन सा होता है? सल्फोनेट के रूप में होते हैं। नेक्स्ट, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित करता है क्या है? तो एक गंधक है या फिर लोहा है, मैग्नीशियम है, जस्ता है, या उपयोग से एक से अधिक। तो पसीना जो है मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद होता है। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें एक से अधिक अहम, तो इसमें चारों की इसमें मिश्रण होता है, तो इसलिए आपका ई ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है नीला थोथा, बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है और साथ ही साथ इसका रासायनिक नाम का भी इसमें याद रखना पड़ेगा आपको। सिंपल फॉर्म में बताऊंगा, 5 बाल्टी पानी के साथ CuSO4 लगा दीजिएगा तो आ जाएगा इसका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। नीला थोथा ये ब्लू विट्रोल भी कहते हैं, का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट का। इसका सूत्र जो होता है CuSO4 5 बाल्टी पानी यानी 5H2O होता है। 5 बाल्टी पानी से याद रखिएगा। नीला थोथा को धोने के लिए हमें 5 बाल्टी पानी लगेगा ताकि आपके नीले कलर जो आपका कपड़े में यूज करते हैं, पहले के जमाने आपने उजाला देखा होगा, उजाले जो नीले कपड़े में यूज होते थे खास के लिए उसको सफाई के लिए, तो याद रखिएगा उस नीले कपड़े को धोने के लिए मैं कोरिलेट कर देता हूँ 5 बाल्टी पानी लगेगा ताकि वो नीला रंग चला जाए। अभी होली का टाइम भी आने वाली है और ये होली का रंग उतारने के लिए 5 बाल्टी पानी लगेगी, तो इसलिए याद रखिएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगीन होता है परंतु रंगहीन रहता है, इसमें रंग नहीं रहता निर्जलीकृत में, यानी कोई भी जल नहीं रहने के कारण। परंतु हाइड्रेट लवण नीले रंग का होता है। नीला तो जल में आसानी से घुल जाता है परंतु मध्य यानी कि अल्कोहल में अघुलनशील होता है। ठीक है, मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में सबसे अधिक भारी धातु है कौन है? तो सोना है, चांदी है, पारा है, प्लेटिनम है। तो इन सभी में से देखेंगे तो सबसे भारी जो धातु आपका मेटलॉइड है, मेटल है और का प्लेटिनम है। ठीक है, प्लेटिनम आपका सबसे अधिक भारी है। नेक्स्ट इसका विस्तार देखिएगा। जो ऊपर दिया गया है भारी तत्व का घनत्व से होता है और उपयुक्त विकल्पों में से प्लेटिनम जो होता है सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व जो होता है 21.45 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब। और होता है चांदी का होता है जो Ag, जिसका फॉर्मूला होता है 10.5, इससे ठीक आधा के आसपास रहेगा और ग्राम पर घन सेंटीमीटर। पारा का Ag का 13.54 घन सेंटीमीटर घन ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब। सोने का 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है?
तीन तत्वों का मिश्रण धातु है। तो देखिए कौन कौन सा तत्व है, तो कार्बन, निकेल और क्रोमियम, ये तीनों का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में आपको तीन तत्व नहीं दिया गया है, तो ये चारों ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपको लगा देंगे, ये ऑप्शन लगा देंगे। याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील किसका है, तो कार्बन, निकेल और आपका क्रोमियम, ये तीनों का मिश्रण है। ठीक है, क्रोमियम, इसका नोट डाउन करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा। दो या दो से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे जो होता है मुख्य धातु के रूप में कार्बन, निकेल और क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने वाले हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है और इसमें जंग नहीं लगता है। आप लोग देखेंगे खासकर ये अभी के ज़माने में जब रोड होता है या फिर सीढ़ी के लिए जो साथ में जो बनता है स्टेनलेस स्टील का दिखता है, जो कि आपको उसमें आराम से इसमें जंग लगने की संभावना बहुत ही कम होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डी को रक्षा करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या होता है, ये बुझा चुना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है या जिप्सम है, बताइएगा। 2017 का ये क्वेश्चन पूछा गया 63 बीपीएससी प्री में, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका होता है टूटी हड्डी में जो प्रयोग, टूटी हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका नाम ही है जिप्सम का ही फॉर्म नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम लवण होता है जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CaSO4 2 बाल्टी पानी। ठीक है, CaSO4 2H2O होता है, जो कि 373 केल्विन पर कम करने पर यह जल अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी कि CaSO4 आधा बाल्टी पानी हाफ H2O बनाता है, अर्धहाइड्रेट जिसको कहते हैं, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो पाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, आधा बाल्टी पानी वाला खोज लीजिए, आधा बाल्टी पानी, देखिए ये वाली आपके है CaSO4 आधा बाल्टी, इसमें मिट गया है आधा बाल्टी पानी। ठीक है, तो ये आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र इस तरह है, CaSO4 का होल ट्वाइस H2O कैल्शियम हेमीहाइड्रेट का, इसका निर्माण कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर प्राप्त होता है। 2 बाल्टी पानी को 273 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, केल्विन में 273 हो जाएगा, तो ये प्राप्त होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, आप लोग जवाब दीजिएगा। ये एक हाइड्रोकार्बन जिसमें से कार्बन को 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है, क्या कहलाता है वो, एल्केनीन कहलाता है, एल्कीन कहलाता है या एल्काइन कहलाता है या आयनिक बंधन कहलाता है, इसको एल्कीन कहेंगे। ठीक है, एल्कीन केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल अबंध युक्त संतृप्त विद्युत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। अल्काइन त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंधन बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंधन एवं आयनिक बंधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। सिरके का रासायनिक नाम है, सिरके का नाम है एसिटिक अम्ल कहते हैं इसको। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल और रासायनिक सूत्र जो होता है CH3COOH के नाम से जानते हैं। फिर से बताते हैं, सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल और रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। और सिरके का IUPAC नाम एथनोइक अम्ल होता है, जिसमें से कार्बोक्सिलिक अम्ल पर्यायवाचक संयुग के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। अभी मैंने बताया एसिटिक अम्ल इसका उपयोग होता है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। यह बैटरी में विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या फिर आपके सल्फर डाइऑक्साइड है। तो नो डाउट आप लोगों ने देखा होगा और कहा भी जाता है जब भी हम सोडा वाटर या फिर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उससे CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतक्षेपित की जाती है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 27 नंबर, खनिज यानी मिनरल क्या है। मिनरल आपका अकार्बनिक ठोस है, अकार्बनिक ठोस है।
भूगर्भ शास्त्री के अनुसार खनिज जो होता है मिनरल कार्बन प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला और कार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो आपका प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। नागासाकी हिरोशिमा आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में। तो आपने हिस्ट्री के दौरान मैंने बताया भी था आप लोग को। चलिए 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराया गया बम जिसका लिटिल बॉय था, पहला लिटिल बॉय गिराया गया था 6 अगस्त को, उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को फिर से गिराया गया था जिसको फैटमैन के नाम से गिराया गया था और इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था विस्फोटक के रूप में। और इसमें विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का उपयोग हुआ था। पहले यूरेनियम यू वाला याद रखिएगा, उसके बाद प्लूटोनियम का उपयोग हुआ था। तो दोनों को याद रखिएगा आप लोग। 6 अगस्त को यूज हुआ था यू वाला यानी आपका यूरेनियम, और उसको 9 अगस्त को जो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ जो कि नागासाकी यानी हिरोशिमा। ओके, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हिरोशिमा में हुआ था 6 अगस्त को, इसमें यूरेनियम यूज हुआ था, और 9 अगस्त को आपका नागासाकी में हुआ था प्लूटोनियम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसका में मिलता है? एक ही प्रकार का होता है, जैसे खनिज यौगिक में होगा या खनिज मिश्रण में होगा या इनमें से कोई नहीं प्राकृतिक तत्व में होगा। तो एक ही प्रकार का परमाणु इनमें से किस में मिलता है बताइएगा? तो इसका सही जवाब है प्राकृतिक तत्व में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपको पोटेशियम पाई जाती है। ये 2015 का क्वेश्चन है। दिए गए विकल्प में सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो है प्लूटोनियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातु का क्रम निम्नवत इस तरह से है। पर सबसे ज़्यादा पोटेशियम में है आपका क्रियाशीलता, उसके बाद सोडियम में Na होता है, कैल्शियम को Ca कहते हैं, उसके बाद फेरम आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन है इस तरह से, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? गैस हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसका सही जवाब है उचित आपका आंसर है हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण यानी कौन सी प्रक्रिया द्वारा? हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल जो होता है यानी बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन बसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन जो बनता है 150 से लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकेल के साथ उपस्थिति में इसको गर्म करने पर वनस्पति घी प्राप्त होती है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा, जो याद हो पाया होगा, जिसे आप लोग घर में यूज करते हैं। उसको दूध से मक्खन निकाल करके मक्खन से निकालने के बाद घी बनाते हैं। यह है वनस्पति तेल की कहानी। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं हाइड्रोजनीकरण से, हाइड्रोजन की उपस्थिति और निकेल और 150 से 180 डिग्री टेम्परेचर को गर्म करने पर वनस्पति घी प्राप्त होती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? ऑप्शन है मुक्त आयोडीन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड है या फिर मैग्नीशियम आयोडाइड है या पोटेशियम आयोडाइड है। तो इसका सही जवाब है आयोडीकृत लवण में आपको पाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड। तो देख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki, इसका संरचना इनकी संरचना भौतिक गुणों में खाद्य लवण यानी टेबल साइट के समान होता है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडेट एवं पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, खाने का नमक NaCl जो यूज करते हैं किससे बनता है? तो ये प्राप्त होता है कमज़ोर लवण और कमज़ोर क्षार से नहीं, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। यानी मजबूत खाने का जो नमक हम लोग यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, और इसको मजबूत अम्ल कौन सा होगा? जो 0 से लेकर के 7 के बीच में होगा। और जो मजबूत अम्ल पाया जाता है यहाँ पर, और यहाँ मजबूत क्षार जो पाई जाएगी आप बताइएगा कहाँ पर पाई जाएगी? तो यहाँ के आसपास में। तो मजबूत क्षार और मजबूत अम्ल दोनों मिलाकर के जो मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग मिलेगा तो आपका NaCl प्राप्त होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित जो नमक होता है लवण को उदासीन लवण कहते हैं, जिसका जैसे कि NaCl या KNO3 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है 34 नंबर, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, तो आपका कार्बन है। सबसे जो मूल तत्व है कार्बन, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन से ही प्राप्त होता है। जो सभी संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है, इसमें अनिवार्यतः पाया ही जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किसमें अनुपस्थित होती है? केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, या सीमेंट में, या नन ऑफ दीज, या एक से अधिक। तो देखिएगा, अब केरोसिन जो होती है, केरोसिन में ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है, अनुपस्थित होती है। कांच में ऑक्सीजन की मात्रा कुछ पाई जाती है, मिट्टी में और भी ज़्यादा पाई जाती है, सीमेंट में भी पाई जाती है। तो आपका क्वेश्चन जो होता है प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन जो होता है अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन जो होता है मिट्टी का तेल होता है एक्चुअली, और ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। इसमें हाइड्रो और कार्बन का मिश्रण होता है, इसमें ऑक्सीजन का कोई भी उपयोग नहीं है। हाइड्रोकार्बन केवल हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक होता है, इसका मिश्रण है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन आराम से हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपका सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन होती है, मीथेन होती है, प्रोपेन होती है, रेडोन होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ब्यूटेन, CH4 इसका आता है। इसका फॉर्मूला जो होता है C4H10 ब्यूटेन, ठीक है, C4H10 याद रखिएगा ब्यूटेन का, यहाँ पर मेंशन भी किया गया। देखिए, ब्यूटेन एक ज्वलनशील का हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र होता है C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में प्रयोग किया जाता है, उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 37 नंबर का, निम्न में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ई, तरलीकृत यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका फुल फॉर्म होता है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो होता है LPG यूज होता है कि मुख्य घटक जो होता है ब्यूटेन लगभग 65% और प्रोपेन 35% होते हैं। अन्य इसमें से अन्य हाइड्रोकार्बन यथा ईथेन भी अल्प मात्रा में होते हैं, तो इसमें एक से अधिक हो आपका हो जाएगा, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का मिश्रण होता है, तो एक से अधिक आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग 38 नंबर, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट होती है क्वेश्चन, और ये देख सकते हैं रिसेंटली PET में 2019 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। प्राकृतिक रबड़ जो होता है आइसोप्रीन का या स्टायरीन का या फिर विलायन एसीटेट का, प्रोपीन का, तो आइसोप्रीन का उपयोग होता है, इसका बहुलक होता है। बहुलकीकरण का वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला जो बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलकीकरण में भाग लेने वाले अणु का एकलक एवं उत्पाद को बहुलक यानी पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबड़ है। आइसोप्रीन एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH, ये डबल बॉन्ड CH2, इसका ये फॉर्मूला है। प्राकृतिक रबड़ किसका है बहुलक? तो आइसोप्रीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा इस तरह से। 39 नंबर क्वेश्चन, टेफ्लॉन निम्न में से किसका एक बहुलक है? तो टेफ्लॉन आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। पॉली टेट्राफ्लोरीन एथिलीन PTFE को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE एक ठोस का फ्लोरोकार्बन है, इसका घनत्व 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है और इसका गलनांक जो होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाला नॉन स्टिक सतह के रूप में उपयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर, बेकेलाइट निम्न में से के संघनन से बनता है। बेकेलाइट आपका फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर के बना होता है। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक होता है, इसका रासायनिक नाम होता है पॉलीऑक्सीबेंजोइक मैथेनिक लेनहाइड्राइड। फिर से बताते हैं, बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक होता है, इसका रासायनिक नाम होता है पॉलीऑक्सीबेंजोइक मैथेनिक लेनहाइड्राइड। यह थर्मोसेटिंग फिनोल्स फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनोल्स यानी फॉर्मल्डिहाइड से संघनन प्रक्रिया कंडेंसेशन रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है, जिसकी खोज वर्ष 1907 से लेकर 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बेकेलैंड ने की थी।
नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक वसा है, सिर्फ एक वसा फैट है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला वसा यानी फैट का एक प्रकार होता है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिका फैट सेल्स में उपयुक्त होता है। चलिए, आप जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे अपना नाम जरूर बताइएगा। हाय सभी लोग को। चलिए गुड इवनिंग। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, या फिर वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकता है। तो आपका सही जवाब है आपका डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकता है। देख सकते हैं ग्रेफाइट यानी और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप होते हैं, अपरूप यानी एलोटॉप्स जिसको कहते हैं, जिनकी क्रिस्टल संरचना अलग अलग होती है। कि हीरा जहाँ प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरे दोनों कार्बन सहसंयोजी बंधुओं से बने होने के कारण उनकी रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। 43 नंबर क्वेश्चन, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा। तो उसमें जो फिल्टर पेपर पर होता है, जिससे वो फूंक मारने पर प्रतीत होता है कि वो अल्कोहल की मात्रा कितने लिए है, किस लेवल का लिए है। तो पोटेशियम डाइक्रोमो सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें होता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी में चलाने वाले सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा नामक उपकरण का प्रयोग में किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस एक्सहेल्ड ब्रेथ को पोटेशियम क्राइमोटिक यानी K2Cr2O7 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को विलियम से गुजारा जाता है। ब्रेथलाइजर से लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलियम अल्कोहल और से अभिक्रिया करके हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और ये इस हरे रंग को तीव्रता इंटेंसिटी के माध्यम से छोड़ी गई सांस से अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। यानी अगर हरे रंग यानी ग्रीन कलर का जो है उसका अगर दिखेगा ज़्यादा है, लेवल ज़्यादा हो गया, तो वो अल्कोहल की मात्रा उसने ज़्यादा पी रखा है, ड्रिंक ज़्यादा कर रखा है। तो ये जो इनहेलर है आपको मैंने बताया किस कारण से होता है। एक तो पोटेशियम क्राइकोमेट के K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक का अम्ल, इसका फॉर्मूला तो सभी लोगों को पता होता है, H2SO4 के दोनों के से गुजारा जाता है। नेक्स्ट है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः क्या होती है? तो मुख्यतः इसमें पाई जाती है दो चीज़ों को मिश्रण पाई जाती है। एक तो आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन, तो इन दोनों को मिला करके एक से अधिक ई ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देखिए घरेलू ईंधन में प्रयुक्त होने वाले LPG जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोजन में गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसमें से मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। इसका जो फॉर्मूला इस तरह से हम यूज करते हैं CnH2n+2 H2n+2। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। उसमें ब्यूटेन होगा C4H10 का मिश्रण होता है। LPG के हिसाब से की पहचान से उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे कि मर्कैप्टन आदि मिला दिया जाता है, जिससे हम पता चल पाता है कि घर में गैस का सिलेंडर गैस से गैस लीक हो रही है। 45 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः घटक होता है, तो कौन सा घटक पाई जाती है इसमें? ग्रीन हाउस गैसेस वे हैं जो पृथ्वी वातावरण और बादलों द्वारा उत्सर्जित उसमें अवरक्त विकिरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इसमें प्रमुख जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन पाए जाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, नाइट्रस है, मीथेन भी है, ओजोन में, तो एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन बताइए, ग्रीन हाउस
गैसों में मुख्य घटक होता है। अभी जो मैंने बताया सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया, देखिए 18 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपका जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई 3 के लिए एग्जामिनेशन हो या स्टेट हो या फिर बीपीएससी 17 था, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है पीटी में। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल और डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, जिसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होता है। ठीक है, ये उत्पन्न और निर्गत होते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है आपके, साबुन ग्रीस को हटाता है। साबुन जो है ग्रीज को हटाता है किस तरह से? स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा या पायसीकरण द्वारा या प्राशन द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा पायसीकरण के द्वारा इसको हटाया जाता है। पायसी कारक जो होता है मुख्यतः या सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि साबुन होता है सोडियम और पोटेशियम के वशीय अम्ल लवण को कहते हैं। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा C17H35 जो कि वसा में घुलनशील है, और जो जल में विलेय ध्रुवीय भाग जो होता है C-CO-N यानी निगेटिव फॉर्म में, सोडियम पॉजिटिव समूह में होता है। पायसीकरण के दौरान साबुन और का ध्रुवीय एल्किल समूह जो होता है C17H35 तेल एवं ग्रीस जो होता है ग्रीज आपका के घोल हो लेता है, और ध्रुवीय समूह COCN सोडियम जल में घुल जाता है, और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव से में सरलता से बह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन इस तरह से, सूची 1 और सूची 2 के साथ समलिखित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों की सहायता से उत्तर चुनिएगा। पदार्थ है आपका उपयोग करना है, इसका देखिएगा सही जवाब है आपका इस तरह से दिखते हैं। स्पोर्टम का उपयोग होता है कृत्रिम मधुकर के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेयन आपका प्रतिशीतक के रूप में होता है। नियोप्रीन आपका उपयोग किया जाता है, नियोप्रीन आपका संश्लेषित रबड़ के रूप में। बेनाड्रिल का उपयोग किया जाता है, प्रतिहिस्टोस्टेटिन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपका इसका सटीक जवाब होगा सी ऑप्शन। देख सकते हैं निम्नलिखित इस तरह से स्टोटम कृत्रिम मधुकर में, फ्रेयन आपका प्रतिशीतक में, नियोप्रीन आपका संश्लेषित रबड़ में, बेनाड्रिल आपका प्रतिहिस्टोस्टेटिन के रूप में उपयोग किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है, बाकी ऑप्शन की जरूरत नहीं है। वातावरणीय प्रदूषण आपका औद्योगिक अस्तित्व वाले प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड जैसे वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 बनाकर के पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा और अम्लीय वर्षा एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक 70% होती है। चलिए अम्ल वर्षा होती है कहाँ पर होती है? कारखानों में, कोयला खानों में, पेट्रोल से या लकड़ी में, इसमें से कहीं पर नहीं होती है। देख सकते हैं इसका सही जवाब होगा अम्ल वर्षा जो होता है इसका मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन के हाइड्रोक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से, ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से में कोयला जलाने से भी होती है। इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही होंगे। ठीक है, इसमें आपका नेक्स्ट है शुष्क बल्ब है। शुष्क बल्ब आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बर्फ के समान दिखती है, इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है,
देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया है, बार बार रिपीट हो रहा है। 98 में 97 में भी पूछा गया था, फिर 2010 में भी पूछा गया, फिर 2004 में भी पूछा गया है। तो शुष्क वर्ब क्या है? तो ये आपका है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो किसके द्वारा? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आपका वो दूधिया हो जाता है। चूने का पानी जिसको लाइम वाटर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का नाम सामान्य नाम है। यह जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। CaOH का होल 2 प्लस CO2 इसको मिलाते हैं तो CO3 प्लस H2O बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का मुख्य घटक आपका चूना पत्थर है, सिलिका मिट्टी है, जिप्सम है, राख है या एक से अधिक। तो इसका जवाब आपका देख सकते हैं दिया गया। सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले बड़ी मुख्य घटक होता है चूना पत्थर, लाइम वाटर और सिलिका मिट्टी SiO2। और चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उसकी अभिक्रिया फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। यह इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम होता है। CaSO4.2H2O को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर को। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है तो आपका क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। अभी मैंने इसका स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन ये आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। कार में द्वितीय सेल में प्रयोग लाया जाता है। द्वितीय सेल में एक विद्युत अपघटय के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड स्पंजी लेड को बनी प्लेटें होती है। इन बैटरियों को लेड संचायक और असंचायी बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियों द्वितीय बैटरियों में ही उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो किसमें आपका कार्बन नहीं है? तो हीरा में कार्बन बिल्कुल है, ग्रेफाइट में भी है, कोयला में भी है, तो तीनों में है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा डी। ग्रेफाइट आपका हीरा आपका सबसे अच्छा इसके अप्रूव भी कहे जाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के अप्रूव होते हैं, ठीक है, अप्रूव है। निम्न में से सबसे सख्त यानी हार्ड कौन है? तो सबसे हार्ड कौन है? हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज या प्लेटिनम। तो सबसे हार्ड आपका हीरा होता है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु में से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिविमीय दृढ़ संरचना प्राप्त होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने में एवं कठोर पत्थर में छिद्र करने और औजारों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा गया है, तो नो डाउट्स आपके सभी एग्जाम्स में कार्य सिद्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब होगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने की परीक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पारद धातु मिश्रण है। अति रंगीन मिश्र धातु के कारण युक्त मिश्र धातु की या पारद युक्त मिश्र धातु की बताइएगा, या फिर आपके ऑप्शन एक और है घर्षण के लिए अति रोधक क्षमता वाली मिश्र धातु के लिए। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन है, पारद मिश्र धातु होता है पारद युक्त मिश्र धातु के लिए। फिर से मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके और याद हो सके। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही देख सकते हैं। चलिए पारद और धातु जो होता है मिश्रण होती है आपका पारद युक्त मिश्र धातु। पारद युक्त मिश्र धातु से पारद होगा तो ही आपको बन सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है। तो क्या चीज़ का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, मीथेन बिल्कुल आपको मैंने बताया था C4H10 का उपयोग होता है। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग होता है जिसे गोबर और कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, वन लाइनर फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य होता है? मैंने इसके बारे में बताया भी था आपको निम्न NCERT के दौरान जो पढ़ाया था। निम्न धातुओं में से कौन जो है सामान्य ताप पर द्रव्य होता है? समान तापमान पर, जिसे आपका समान टेम्परेचर आपका क्या है
30 से 35 यहाँ पे जो नॉर्मल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा पाया जाता है इसमें, ठीक है। ये द्रव्य के रूप में रहता है, लिक्विड फॉर्मेट में रहता है। पारा सामान्य ताप पर द्रव होता है, लिक्विड में रहता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में हम लोग यूज करते हैं ताप मापने के लिए। जब फीवर होता है तो बुखार होता है तो इसको हम यूज करते हैं। 64 ठोस कपूर से कपूर वाष्प यानी कि क्या हुआ, ठोस यानी सॉलिड से लिक्विड सीधे गैस बन गया कि प्रक्रिया को क्या करते हैं, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे। ठोस कपूर से वाष्प यानी बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सीधा गैसीय अवस्था परिवर्तित होने का मतलब क्या है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं आया। आपको पता है 3 फॉर्मेशन है आपका कोई भी पदार्थ का, एक तो सॉलिड हो गया, एक फिर लिक्विड हो गया, एक गैस हो गया। तो लिक्विड आए बिना सीधे गैस हो गया, कपूर जैसे एग्जाम्पल है, जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। उसी को गैसीय अवस्था को पूरा करेंगे तो फिर वो आपका ठोस बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्लिमेशन, याद रखिए बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, डिफरेंट आंसर में पूछी जाती है। 65 पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है। तो ऑप्शन है अमोनिया का होता है, कार्बन मोनोक्साइड होता है, क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का होता है, या अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। तो ये दोनों का मिश्रण होता है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाली धुआं जो होती है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोग नींबू काफ़ी लोग यूज करते हैं डेली में, और ये सिट्रिक अम्ल होता है, विटामिन सी इसमें पाई जाती है। तो इसको क्या होता है, किसके कारण होता है, एसिडिक अम्ल के कारण होता है। टाइट्रिक नहीं, ये तो इसमें इमली नहीं होता है, ये भी नहीं आएगा, हाइड्रोक्लोरिक भी नहीं आएगा, तो एसिडिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण, या साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, सॉरी अभी मैंने बताया एसिडिक नहीं, ये साइट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक CITRIC साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण ये खट्टा होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, वाहनों में से निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो वाहन से जो गैस निकलती है आपका मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होता है। इस प्रश्न के उत्तर में से एक से अधिक विकल्प सही है, तो आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 68 स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है, कार्बन की उसको मात्रा बढ़ा दी जाती है। स्टील अगर कठोर हो तो उसके लिए क्या करते हैं, कार्बन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिला करके उससे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुगढ़ता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो किसके साथ, पिच ब्लेंड के साथ इसके प्राप्त किया गया था। चूना पत्थर नहीं, इसके साथ भी नहीं। पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया गया जाता है। पिच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिच ब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेंड का ही संशोधन किया था। नेक्स्ट है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण जल जाती है, अवरक्त किरणों के कारण। यहाँ अवरक्त किरणें कहाँ से पहुँचेगी, क्लोरीन के कारण, हाँ ये हो सकती है। उष्मा के कारण, इसमें उष्मा कहाँ से आ जाएगी, पराबैंगनी किरणें इसमें नहीं है, तो क्लोरीन के कारण हो जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो होती है जल जाती है, क्लोरीन के कारण। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। जो आप लोग तालाब में जाते हैं तो उसमें क्लोरीन उपयोग किया जाता है, जिससे वो लगता है साफ पानी, एक्चुअली वो साफ पानी नहीं है, बल्कि देख सकते हैं क्लोरीन युक्त रहता है वो पानी। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है, ठीक है, क्लोरीन ज़्यादा मिलाने के कारण। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, राख बनता है, या फिर आपके ऑप्शंस हैं मिट्टी बनता है या पानी बनता है। हाइड्रोजन को हम जलाएंगे तो, क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला H2O होता है,
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाते हैं, और जो ऑक्सीजन की मात्रा में हम उसको जलाते हैं तो पानी प्राप्त होता है। ठीक है, तो H2 को हाइड्रोजन को जलाने से जल निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। H2 प्लस ऑक्सीजन मिल करके H2O प्राप्त होता है। 2 बाल्टी पानी प्राप्त हो गया इसको। सोने का घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है कब? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड में, या सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सोने का एक्वा रेजियम में घोला जाता है। एक्वा रेजिया का सांद्र जो होता है नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है, और इस प्रश्न में इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर से बता देते हैं, सोने का जो होता है एक्वा रेजिया, यानी कि एक्वा रेजिया इसमें कहते हैं, में घोला जाता है। एक्वा रेजिया जो इसका सांद्र होता है, इसका मिश्रण जो होता है नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन होता है, जिसमें से 1 होता है आपका हाइड्रिक का, यानी 33% लगभग, और 63% आपका होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, तो क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किसके साथ? तो डी के साथ करता है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कांच में नहीं रखा जाता है, क्योंकि H2F यानी इन द सेंस की अत्यधिक हाइड्रोजन क्रियाशील होते हैं, यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है, जिसमें बोतल में विस्फोट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो धातु है, तो ये क्या धातु है? तो तांबा है। ठीक है, कॉपर इसको कहते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, बस होता है, यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम होता है, इसे पटीना कहा जाता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, क्या है? तो एस्टर के रूप में होता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 76 नंबर, घरेलू एलपीजी में सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, तो इसमें तो ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, जिसके कारण एलपीजी में अत्यधिक दाब को संप्रेरित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक को हो जाने के समान होता है, दाब मापक नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा जो प्राप्त होता है हेमेटाइट के द्वारा, ये इसी का इसके हेमेटाइट है, इसके लोहे की प्राप्ति से होती है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण जो होता है जल से अधिक विलयशील होता है, बिल्कुल ही नहीं, अविलय होता है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीकरणक है, तनुसार अम्ल की प्रक्रिया के से क्लोरीन निष्कासित होती है। विरंजक चूर्ण एक पीत धवन चूर्ण होता है, जिससे क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रित होकर के क्लोरीन गैस प्रदान करती है, जिसे CaCO2 प्लस CO2 निकालते हैं, CO3 निकलता है प्लस क्लोरीन निकलता है, CaCO2 प्लस 2HCl H2O प्लस Cl2 निकलता है, CaOCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो कैल्शियम, और CaSO4 प्लस H2 प्लस आपका क्लोरीन निकलता है। 79 क्वेश्चन देख सकते हैं 79, जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व जो है 71,700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व जो होता है 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से भी मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व होता है 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 3 पीतल 1 भाग जस्ता प्लस 2 भाग तांबा होता है 7100 प्लस 2 गुने 8900, इसको मिलाने से आपको प्राप्त होता है 24,900। 1 भाग पीतल बड़ा होता है 24,900 बटे 3 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 सेकंड प्राप्त कर लेते हैं कितने सारे क्वेश्चन अभी केमिस्ट्री में बचे हुए हैं। चलिए बहुत कम समय क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन बचा है, लगभग 109 क्वेश्चन है। अभी 81 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा,
पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में है, क्या है आपका विधि है आपका, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव में बढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि से जस्ता 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणायन हो जाता है, जिससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिणत हो जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील? आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये आपका कार्बन, निकेल और आपका क्रोमियम का इसका मिश्र धातु है। तो आपका ये सारे स्टेनलेस स्टील जो होता है धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है, जिसका संगठक इस प्रकार है। आयरन का 89%, क्रोमियम आपका 10%, मैग्नीज का आपका 0.3%, 35%, कार्बन आपका 0.25% होता है। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, जबकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8% मिलाया जाता है। तो ये आपका एक से इसमें आपका सही ऑप्शन आएगा ई ऑप्शन, स्टेनलेस स्टील। कार्बन की मात्रा ज़्यादा मिलाने से ये कठोर हो जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। ठीक है, लोहे और क्रोमियम का। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश सबसे ज़्यादा होता है बीटा में। रेडियो एक्टिव पदार्थों में अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती है। अल्फा जो होता है धनावेशित होता है, ये आपका जो होता है पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। बीटा आपका नेगेटिव होता है और बीटा ऋणात्मक होता है। गामा जो होता है आवेशहीन होता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता, जीरो होता है, उदासीन किरणें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, 84 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों में के रूप में होता है? धातु तत्वों के रूप में आपका 20 वाले जितने भी होंगे धातु जो क्षारीय में होता है, तो 2882 हो गया, जिसमें 20 में होता है। 2882 इलेक्ट्रॉनिक क्षारीय का क्षारीय मृदा धातु होते हैं। 28 अक्रिय गैस नियोन का होता है। 287 यानी क्लोरीन हैलोजन का होता है। 288 18 हो गया, अक्रिय गैस आर्गन का होता है। ठीक है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम क्या है? तो आपका आबंध क्रम होता है इसका ट्रिपल बॉन्ड में आता है, 3 बॉन्ड में आता है। ठीक है, आबंध क्रम जो होता है बॉन्ड एक संख्या है जो हमें बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूत और आबंध क्रम का कम होना कम मजबूत को प्रदर्शित करता है। CO का बंध जो होता है आबंध क्रम 3 होता है, मैंने अभी बता दिया। नेक्स्ट है 86, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होता है, 2 + 2 कर देके 4 निकाल देंगे। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में इसका फॉर्मूला बताया था, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो 2 + 2 4 हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मत ऐड कर दीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो सल्फर हेक्सा का होता है अष्टफलकीय होता है, 8 फलक वाली होती है, तो अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का आकार होता है अष्टफलकीय होता है। 88 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? हाइड्रोजन के साथ इसके सूत्र होंगे XH4 होगा। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से संयोजी बंध बनाएगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे, इस प्रकार XH4 का निर्माण करेगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। बेंजीन में जो होती है पाई बंध की संख्या, बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, इस तरह से आपका होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, और इस पर 1 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा रहेगा, यहाँ पर यहाँ से इसका संबंध रहेगा, इसके यहाँ से इस तरह से। अल्टरनेटिव भी इसका डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 रहेगा तो यहाँ पर डबल, तो इस तरह से, और बाकी यहाँ पर 1 हाइड्रोजन रहेंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, इस तरह से सारे बंद रहेंगे। इसका बेंजीन में सिग्मा जो होता है और पाई बंध उनकी संख्या कितनी? तो सिग्मा आपका 12 पाए जाएंगे, सिग्मा की संख्या इसमें 12 होती है, और 3 पाई बंध है, जिसको पाई बंध जिसमें डबल डबल होगा 3 पाई बंध होते हैं। बेंजीन में एक कार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। C6 यानी देखेंगे 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन ही होते हैं इसमें, C6H6। इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं, 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, प्रत्येक कार्बन परमाणु बंध 1 बंध
से हाइड्रोजन से होते हैं, देखिए एक एक बंधन के साथ जुड़े हैं, और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म का बंध जो होता है के रूप में उपस्थित माना जाता है। इसमें से 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होता है। 12 सिग्मा वाले कितना है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। सिग्मा वाले इसमें 12 होंगे और पाई बंध वाले जो होंगे 3 होंगे, पाई वाले 3 होंगे। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। भारी पानी का वह पानी होता है, वह पानी क्या होता है जिसमें से हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप से लेता है। हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से ना होकर के ड्यूटेरियम से हो तो पानी का भार निर्भर कहेंगे। इसका रासायनिक फॉर्मूला जो होता है भारी पानी का D2O होता है। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक हो जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश समान प्रोटॉन की संख्या में समान होता है, इसे समस्थानिक कहलाते हैं। जिसकी परमाणु संख्या समान हो उसको समस्थानिक, जिसके परमाणु भार समान हो समभारिक कहते हैं। इसके याद रखिएगा। दूध उदाहरण है, दूध एक क्या है, विलयन है, क्लोराइड विलयन है, या इमल्सन का है, या फिर आपके वायु का विलयन है। तो आपका उत्तर दिया है बी और सी दोनों मिला करके। कोलाइड का एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें से मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के रूप में या प्रकार जैसे कि एरोसोल हो गया, गैस माध्यम से द्रव्य का मिश्रण होता है। इमल्सन होता है, द्रव्य माध्यम में द्रव्य का मिश्रण होता है। जल होता है, जेल होता है, ठोस माध्यम में द्रव्य का मिश्रण होता है आदि। दूध, फिश, क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इसका प्रकार दूध इमल्सन है जो एक सतह कोलाइडल विलयन में आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी और सी दोनों ही सही है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के रूप तौर पर छात्र इमल्सन का चयन कर सकते हैं। अल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है, आपका इथाइल अल्कोहल होता है। जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन किण्वन फर्मेंटेशन कहलाता है। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों के इष्ट खमीर जिसमें से उपयुक्त एंजाइम होते हैं की उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रम में मोलेसेज यानी मोलेसेज सीरा एवं गन्नोत्पल एवं फलों से प्राप्त शक्कर एवं विभिन्न प्रकार के गन्नों से प्राप्त स्टार्च एंजाइम इनवर्टेस की उपस्थिति में सर्वप्रथम ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित होते हैं। इन दोनों के सूत्र जो होते हैं C6H12O6 होता है यानी ग्लूकोज का। जब शर्करा यानी ग्लूकोज को तोड़ा जाता है C6H12O11 को हाइड्रोजन पानी के साथ इसको इन्वर्ट करते हैं तो इसको ग्लूकोज प्राप्त होता है, यहाँ देख सकते हैं। और इसमें फ्रक्टोज भी प्राप्त होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की सेम होता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों ही एक ही एंजाइम होते हैं। जाइम मेस की उपस्थिति में एथाइल अल्कोहल एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इन्वर्टेंट्स जाइलम से दोनों एंजाइम ईस्ट में विद्यमान होता है। ग्लूकोज आपका देख सकते हैं C6H12O6 होता है। जाइमेस जो होता है 2C2H5OH आपको फिर आपका इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो एमाइलेज द्वारा बदल दिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया है सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, शक्कर के किण्वन से बनता है, क्या बनता है, प्राप्त होता है, तो आपका इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल एसिडिक एसिड या फिर आपके क्लोरोफिल। तो सही जवाब है आपका इथाइल अल्कोहल प्राप्त होते हैं। इथाइल अल्कोहल शक्कर से के किण्वन से प्राप्त होता है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 नंबर, ग्लूकोज का सूत्र है, अभी मैंने बताया है, इसका C6H12O6 होता है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, यूरिया में जो उपस्थित होता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सारा रासायनिक सूत्र होता है CONH2 यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन होता है, माइलेट के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है।
अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? ये डिटर्जेंट एक शोधन अभिकर्ता है, शोधन अभिक्रिया। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वो अपमार्जक श्रेणी से ही आता है। 99 में क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो आपका वनस्पति तेल बना होता है। जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित किए जाते हैं तो तेल एवं वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लूकोज से परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को सावनीकरण कहते हैं। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? पीतल में आपका तांबा और जस्ता पाया जाता है। ठीक है, पीतल में तांबा, कॉपर और जस्ता जिंक धातुएं हैं। नेक्स्ट है, तीसरे एवं चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है तो बेसिक एवं एसिडिक होता है। बेसिक एवं एसिडिक होता है, एम्फोटिक जिसको कहते हैं। तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण विधर्म बेसिक एवं एसिडिक है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या करता है? तो अल्फा बीटा गामा तीनों करते हैं उपयुक्त सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है। ये किरणें क्रमशः धनावेशित और उदासीन होते हैं। देखिए, ये आपका धनावेशित यानी पॉजिटिव होता है, ये आपको बीटा नेगेटिव होता है, इसमें आवेशहीन होता है। ठीक है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो होती है नाइट्रोजन। 78.09% होती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है जो सभी गैसों में सर्वाधिक होती है। वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है, जिसमें देख सकते हैं वायु कई मिश्रण गैसों का मिश्रण है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 20%, 21% के आसपास 20.95, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 और शेष जो होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन, जीनोन पाई भी जाती है। ये सब मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? उसमें एलिथ्रीन रहता है। एलिथ्रीन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है आपके, तो देख सकते हैं आपके ऑप्शन देख लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, ये आपका ये अस्थायी कठोरता का कारण है। बी ऑप्शन, अस्थायी कठोरता जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जल अस्थायी कठोरता पाई जाती है। कठोर पानी वह है जो अपमार्जक साबुन लगाने वाले झाग सजगता से उत्पन्न नहीं करता है। इसका मुख्य कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। हास्य गैस यानी कि जिसको कहते हैं लाफिंग गैस, किसको कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है, इसके सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं, यानी कि चलिए नेक्स्ट है मतलब अगर किसी को पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, उसको दूर करने के लिए। नेक्स्ट है 108 निम्न में से किसे हंसने वाली गैस कहते हैं? अभी मैंने जो विषय बताया नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। और ये शायद लास्ट क्वेश्चन रहेगी इस केमिस्ट्री का, उसके बाद बायोलॉजी हम सेशन करेंगे और इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको जरूर आप देखिएगा। पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया, पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया, पूरा लगभग हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, आपको पॉलिटी लगभग आधा कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। तो पूरा इस बुक का आप पूरा अध्ययन कीजिए और जितने भी एग्जामिनेशन है उसका रिविजन करके आप जा सकते हैं। ये मेरे तरफ से फ्री सेवा आप लोग के लिए रहा, आप इसका उपयोग कीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए एक दूसरे से मिलान करना है। त्वचा कैंसर किसके कारण होता है? आपको मैंने बताया था पराबैंगनी किरणों के कारण ये होता है त्वचा कैंसर। ध्वनि प्रदूषण आपका होता है, इसको मापा जाता है डेसिबल में। वैश्विक तापन जो होता है, वैश्विक तापन आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ओजोन छिद्र जो पाई जाती है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, तो इसके आंसर आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट सॉरी इसका बी आ जाएगा। फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, सॉरी बी आ जाएंगे। देखिए त्वचा कैंसर आपके आएंगे पराबैंगनी किरणें के कारण, यहाँ पर मैं दिया हुआ त्वचा कारण पराबैंगनी किरण। ध्वनि आपका डेसिबल में मापी जाती है। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओजोन क्षेत्र होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, CFC जिसको कहते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपको कोई कमेंट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप जरूर पूछिएगा। कोई भी डाउट रहे किसी भी, चाहे बिहार BPSC टीचर से संबंधित हो